चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, ए लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल फूलों के सोए हार भवानी, हार फूलों के सोए हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, रोड़ों प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाधार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, कैसे है तेरा द्वार भवानी। गुड मॉर्निंग विद्या। पल में भरती झोली खाली, पल में भर दी झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भर दी झोली खाली। दया के भंडार भवानी, भंडार भवानी, भक्तों की लगी है अवतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों की हाल चाल। गुड मॉर्निंग विधि, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग दीपू, गुड मॉर्निंग चाहत, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग आलोक, गुड मॉर्निंग विनीता, गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग आस्था, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग मुस्कान। वेरी गुड मॉर्निंग जी एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, माता रानी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आए, माता रानी आपके सभी सपने पूरे करे और माता रानी आपके सभी ड्रीम्स पूरे करे, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखे, आपको सद्बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे, चुस्ती दे और आपको लड़ने की शक्ति दे ताकि आप अच्छे से अपना पढ़ सकें जी। आर से करेक्ट 3 मंथ बाद कुछ है। हाँ, कुछ क्या है? पेपर है, कुछ है, कुछ भी कुछ है, तो ये तो चलते आ रहे हैं। आर से एग्जैक्ट 3 मंथ बाद कुछ है नहीं, पेपर है ना, नालायक, पेपर है। चलो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपको याद है ना, बीच में 3 दिन की छुट्टियां हो गई थी, तो आपको ये तो याद है कि मैं आपको आईबीसी रिवाइज करवा रहा था। ये भी याद है कि आप सीएस प्रोफेशनल में हो। ये भी याद है कि हम आईबीसी की रिवीजन कर रहे थे। ये भी याद है हमने लास्ट वाली क्लास में आई थिंक सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। ये भी याद है आपको, मैंने कहा था कि वहां तक की केस स्टडी आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सीआईआरपी स्टार्ट करेंगे। इतना थोड़ा बहुत याद तो है ना कि हाँ भाई हम कहीं भूल गए हो बिल्कुल। चलो शुक्र है भगवान का, ना कई बार बीच में 3 दिन का गैप आ जाता है ना, तो कई बार बंदा भूल जाता है अचानक से, तो मेरे को लगा भूल ना गए हो तुम। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को ये बताओ, लास्ट क्लास में आई थिंक ये वाली केस स्टडी हमने कंप्लीट कर ली थी ना। लास्ट वाली क्लास में ये वाली केस स्टडी मुझे याद है, ये वाली केस स्टडी हमने कंप्लीट की थी, ठीक है ना। ये याद मेरे को एक बार कंफर्म कर दो बस, ये वाली केस स्टडी क्लेम, डेट और डिफॉल्ट, क्या ये वाली केस स्टडी हमने कंप्लीट की थी या नहीं की थी? नहीं की थी। क्या ये वाली केस स्टडी हमने कंप्लीट नहीं की थी? मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, अच्छा ये नहीं हुआ था। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ये वाली केस स्टडी जो है ये हमने डिस्कस करनी है। ठीक है ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से।
तो फिर आज हमें क्या करना है, आज हमें ना सारी की सारी केस स्टडी करनी है, ठीक है ना। आज हमें सारी की सारी केस स्टडी करनी है, तो बहुत सारी केस स्टडी मैं आज यहाँ पे लिख के लाया हूं। ये सारी की सारी केस स्टडी आज हम डिस्कस करेंगे, और ये सारी की सारी केस स्टडी जो है ये सेक्शन 3 जो हमारी डेफिनेशन है वहां तक की हमारी केस स्टडी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 4 से लेके 77 कैपिटल ए, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है CIRP का, उसकी रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलो अब एक बार पहले फिर उस केस स्टडी के ऊपर आ जाओ जी। आओ जी, केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान लगाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में केस स्टडी ही बननी है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो केस स्टडी है क्या जी। अब केस आपके सामने ये निकल के आ रहा है जी, केस आपके सामने ये निकल के आ रहा है कि नोवा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना जी। कह रहा है नोवा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड entered into a contract with Zenith supplier for supply of construction material worth ₹2 crore. dispute arise हुआ, dispute arose over quality of material. Nova Construction refused to pay 1.2 crore claiming defective supply. फिर वो Zenith supplier filed an application before NCLT under section 9 of IBC claiming default on the unpaid amount. Nova Construction argue that, अब Nova Construction argue कर रहा है जी, इसको पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, पीडीएफ को मैं डाल दूंगा। सर सेक्शन 3 का सारा डेफिनेशन तो नहीं हो, तो सेक्शन 3 की सारी डेफिनेशन हमें करनी भी नहीं है, सेक्शन 3 की सारी डेफिनेशन हमें करनी भी नहीं है। सेक्शन 3 की वही डेफिनेशन करेंगे जो केस स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, एक बार पहले केस स्टडी खत्म कर लेते हैं फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। उसके बाद देखो, अब नोवा कंस्ट्रक्शन आर्ग्यू कर रहे हैं सिंस द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज डिस्प्यूटेड देयर इज नो डेट एट ऑल, ओनली व्हेन ए क्लेम इज अनडिस्प्यूटेड कैन इट बिकम ए डेट एंड ओनली देन डिफॉल्ट कैन अराइज। अब क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है, डज डिस्प्यूटेड क्लेम फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ क्लेम अंडर सेक्शन 36 ऑफ द आईबीसी। पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, कैन द एनसीएलटी एडमिट एन एप्लीकेशन इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट क्लियर ड्यू टू डिस्प्यूट। तीसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हाउ डू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन स्विस रिबन एंड इनोवेटिव इंडस्ट्री क्लैरिफाई द डिस्टिंक्ट बिटवीन क्लेम डेट एंड डिफॉल्ट। अब बताओ इसका आंसर बताओ जी, मेरे को सारे के सारे बच्चे पहले इसका आंसर बताओ। पहले मेरे को ये बताओ, क्या डिस्प्यूटेड क्लेम को क्लेम की डेफिनेशन में कवर करते हैं? सारे बच्चे मेरे को आंसर बोल देना, क्या डिस्प्यूटेड क्लेम को, हाँ नहीं, क्या डिस्प्यूटेड क्लेम को हम क्लेम की डेफिनेशन में कवर करते हैं नहीं करते? बस मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या डिस्प्यूटेड क्लेम भी क्लेम की डेफिनेशन में आता है? तो 100% यस, डिस्प्यूटेड क्लेम भी क्लेम की डेफिनेशन में आता है। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि सामने वाले बंदे ने 1.2 करोड़ देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि वो सामान डिफेक्टिव है। अब वो सामान डिफेक्टिव है तो डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो डिस्प्यूट अराइज हो गया तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वो क्लेम की डेफिनेशन में कवर होगा? तो गवर्नमेंट कहती है आंसर इज यस। याद करो, जब हमने क्लेम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्लेम की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा था वेदर डिस्प्यूटेड वेदर अनडिस्प्यूटेड, ये दोनों के दोनों क्लेम की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कैन द एनसीएलटी एडमिट एन एप्लीकेशन इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट क्लियर ड्यू टू डिस्प्यूट। क्या एनसीएलटी एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 9 में एडमिट कर सकता है? मेरे को सारे बच्चे बोलो, क्या एनसीएलटी ये डिस्प्यूटेड, मतलब जो डिस्प्यूटेड केस है, क्या उसकी एप्लीकेशन सेक्शन 9 में एडमिट कर सकता है? यस या नो, बस मेरे को बता दो जी। क्या एनसीएलटी इस एप्लीकेशन को सेक्शन 9 में एडमिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? आंसर इज नो। याद करो थोड़ा सा सेक्शन नंबर 9, वैसे हम आगे रख के रिवाइज करेंगे, बट अगर तुम्हें रेगुलर बेस ध्यान आ रहा हो तो सेक्शन नंबर 9 में साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन तभी एडमिट होगी जब डिस्प्यूट नहीं होगा। याद है आपको 10 दिन का टाइम मिलता है, अगर कोई 10 दिन के अंदर डिस्प्यूट अराइज हो गया या कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर है तो सेक्शन नंबर 9 में एप्लीकेशन एडमिट नहीं कर सकता, बस ये बात ध्यान दो। नो डाउट ये क्लेम तो है, मैं दोबारा बोलूंगा, डिस्प्यूटेड क्लेम तो है, बट सेक्शन 9 में डिस्प्यूटेड क्लेम की एप्लीकेशन नहीं जाएगी, पहले वो उसको डिस्प्यूट खत्म करना पड़ेगा, फिर सेक्शन नंबर 9 में एप्लीकेशन जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। अबे नालायक बच्चा कह रहा है सेक्शन 8 का प्रोसीजर, अरे वो तो ठीक है, बट सेक्शन 8 में भी तो यही कंडीशन है ना। 8 में क्या लिखा है? 8 में यही तो लिखा है ना कि 10 दिन आपको मिलेंगे, 10 दिन के अंदर सारे डिस्प्यूट जो भी, अगर डिस्प्यूट कोई है तो वो एप्लीकेशन 9 में नहीं जा सकती,
ठीक है ना। तो 8 में ये बात लिखी हुई है कि डिस्प्यूटेड क्लेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्प्यूटेड क्लेम है तो 9 में एप्लीकेशन आप डाल ही नहीं पाओगे। अगर 10 दिन के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ फिर 9 एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट क्लेम, डेट एंड डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस बताता है। तो क्लेम का मतलब तो वही हो गया जी, क्लेम का मतलब आपने किसी से पैसे लेने हैं। डेट का मतलब हो गया कि अगर कोई पैसा ड्यू एंड पेबल हो गया उसको हम डेट वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। डिफॉल्ट वाले का मतलब होता है कि अगर कोई डेट ड्यू एंड पेबल है बट आपने वो डेट पे नहीं किया तो फिर वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, चाहे वो होली पेमेंट हो चाहे वो पार्टली पेमेंट हो, फिर वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पर एक बार चेक करो, देखो जी। तो पहली बात, डिस्प्यूटेड क्लेम इज इक्वल टू क्लेम। डिस्प्यूटेड क्लेम जो है वो क्लेम है। तो राइट टू रिसीव पेमेंट वेदर डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, इवन इफ नोवा कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट द क्वालिटी देन जेनिथ स्टिल हैज ए क्लेम, वो क्लेम माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो फिर डेट वर्सेस क्लेम। एक क्लेम बिकम डेट, एक क्लेम डेट तब बनता है जब वो क्या हो, ड्यू एंड पेबल, और फिर अगर उसने आगे पे नहीं किया तो फिर वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अब यहां पे वो कहना चाह रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जी द कोर्ट हेल्ड दैट क्लेम इंक्लूड इवन डिस्प्यूटेड राइट टू पेमेंट बट एनसीएलटी मस्ट सी वेदर ए डिफॉल्ट हैज अकर्ड। ठीक है जी। अब उसके बाद द कोर्ट क्लैरिफाई दैट क्लेम डेट डिफॉल्ट इज ए क्लेम, डिफॉल्ट इज ए क्लेम, क्लेम अलोन डज नॉट गिव जुरिसडिक्शन, डिफॉल्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश। मतलब पहली बात तो क्लेम हो और फिर वहां पे डिफॉल्ट हो चुका हो तब जाके आप एनसीएलटी में एप्लीकेशन डालोगे। तो पहली बात, क्लेम जो है वो डिस्प्यूटेड है, वेदर इट रिपन्स इनटू डेट एंड डिफॉल्ट डिपेंड ऑन एनसीएलटी एग्जामिनेशन, एनसीएलटी विल चेक इफ द अमाउंट इज एक्चुअली ड्यू एंड अनपेड और वेदर इट इज ए जेन्युइन डिस्प्यूट। ठीक है ना, वेदर इट इज ए जेन्युइन डिस्प्यूट, thus claim is not equal to debt automatically and default require proof of due plus में नॉन पेमेंट। मतलब पहली बात तो पेमेंट ड्यू होनी चाहिए और फिर ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने पेमेंट नहीं की है, तब जाके वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है रिवीजन का जी? बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है जी, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? फटाफट से बताओ जी। डन, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला पॉइंट, ये अगली केस स्टडी का आंसर भी आप मुझे देंगे जी। सर हम लोग एग्जाम में ऐसा, हाँ ऐसे लिख सकते हो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बार अगली केस स्टडी पढ़ना एक बार यहां से जी। ये केस है, ये आपके सामने केस है और उसके नीचे यहां पर क्वेश्चन दे रखे हैं, पूरी केस स्टडी पढ़ो और मुझे आंसर दो। ये लो जी। अब देखता हूं अगर एक केस स्टडी तुम्हारे एग्जाम में आती तो तुम क्या करके आते जी। लो जी, अब एक बार चेक करता हूं कि तुम इसके अंदर क्या करके आते हैं। ये पूरी की पूरी केस स्टडी है, एक बार रीड करो और फिर मुझे आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा जी। हाँ जी, बताओ जी फटाफट से जी। फटाफट से बोल दो इसका आंसर। आलोक कह रहा है यस, NHAI इज कॉर्पोरेट पर्सन। ओके, NHAI is government body, hence cannot be a debtor under IBC. Okay, NHAI is not a corporate person and IBC code not applicable. सेकंड का भी नो आंसर है। ओके, चलो एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है जी। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है मेट्रो इंफ्रा लिमिटेड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी। कह रहा है मेट्रो इंफ्रा लिमिटेड एंटर इनटू ए ह्यूज इंजीनियरिंग
procurement or construction contract with the National Highways Authorities of India. Due to delay in payment, Metro Infra file an application under Section 9 of IBC against NHAI, treating it is an operational debtor. पहली बात, अब अगर है NHAI argue that, अब NHAI argue कर रहा है it is a statutory body created by an act of parliament, ठीक है, it perform sovereign, ठीक है, गवर्नमेंटल फंक्शंस एंड इट इज नॉट ए कॉर्पोरेट पर्सन अंडर सेक्शन 37 ऑफ आईबीसी. ये एनएचआई आर्ग्यू कर रहा है. फिर वो कह रहा है कैन एनएचआई बी ट्रीटेड ए कॉर्पोरेट पर्सन अंडर सेक्शन 37 ऑफ आईबीसी, और फिर कैन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनएचआई. पहली बात तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, जो कल लास्ट क्लास के अंदर हमने डेफिनेशन की थी, जो नालायक बच्चा सामने मेरे बैठा है, क्या नाम है इसका, आलोक. आलोक जो मेरे सामने नालायक बच्चा बैठा है, आप कह रहे हो एनएचआई कॉर्पोरेट पर्सन है. इवन कल वाली क्लास में ही, मतलब लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन की थी, और डेफिनेशन के अंदर हमने केस स्टडी की थी कि एनएचआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. एनएचआई गवर्नमेंट का ही लिम्ब है, कोई कंपनी नहीं, गवर्नमेंट का कोई कंपनी नहीं, ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये हमारा डिपार्टमेंट है, और ये स्पेशल एक्ट में बना हुआ है. याद नहीं आ रहा क्या, अगर कोई स्पेशल एक्ट में बना होता है तो वो उसके ऊपर आईबीसी कोड एप्लीकेबल तब होता है जब गवर्नमेंट नोटिफाई करती है. याद करो वो सेकंड पॉइंट जो हमने सेक्शन 2 पढ़ा, सेक्शन 2 में फोर्थ पॉइंट क्या था कि एनी अदर बॉडी, ठीक है ना, एनी अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, वो तब लगेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. तो एनएचए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट. अब रेलवे का डिपार्टमेंट, तो रेलवे के डिपार्टमेंट पे आईबीसी कोड एप्लीकेबल नहीं करोगे, क्योंकि रेलवे का डिपार्टमेंट एक कंपनी नहीं है. तो गवर्नमेंट कह रही है एनएचए जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कंपनी वाली कैटेगरी में कवर नहीं होती. जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट है, ये वो चीज नहीं है. तो इसलिए जब ये उसमें कवर ही नहीं होगी कॉर्पोरेट पर्सन में, तो इस पर कहीं पर भी आईबीसी कोड की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ये वाउंड अप भी नहीं हो सकती. बस ये पर ध्यान दो. अब एक बार यहां पे चेक करो, देखो उसने क्या बोला जी. देखो वो कह रहा है नो एनएचआई इज नॉट ए कॉर्पोरेट पर्सन. देखो सेक्शन 37 डिफाइन कॉर्पोरेट पर्सन टू इंक्लूड कंपनी, एलएलपी और एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर एनी लॉ. अब आगे देखो, एनएचआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शन. इट इज नीदर ए कंपनी, ना तो एक कंपनी है, नोर एलएलपी, ना ही एलएलपी है, नोर इनकॉर्पोरेटेड पर्सन विद लिमिटेड लाइबिलिटी इन द कमर्शियल सेंस. इन तीनों में कहीं पर भी ये फॉल नहीं करती. तो इन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनएचआई कैन नॉट बी वाउंड अप और टेकन ओवर बाय द आरपी अंडर आईबीसी. मतलब ना तो ये वाउंड अप हो सकती है और ना ही ये टेकन बाय आरपी. आरपी मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एज इट इज extended limb of the government, therefore insolvency proceeding against NHAI are barred. मतलब ये barred है. कंक्लूजन क्या है, NHAI is excluded from the definition of corporate person. CIRP जो है यहां पर मेंटेन नहीं की जा सकती. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब ये केस स्टडी आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम हो सकती है, ये बात ध्यान देना. जो आपको बार बार कह रहा हूं, जितनी भी केस स्टडी है इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना. एक एक केस स्टडी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकती है. बस ये बात ध्यान दो. ठीक है, चलो अब अगले का आंसर दो जी. अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये केस है, ये क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो. ये लो, तुम ट्राई करो ना, क्योंकि डेफिनेशन तुम लास्ट क्लास में समझ चुके थे सारी. अब तुम उसके बेस में मुझे आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा. पढ़ो एक बार सारे बच्चे, केस स्टडी दोबारा से पढ़ो. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी. हाँ जी बताओ जी, क्या ये कॉर्पोरेट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होंगे या नहीं होंगे जी? क्या ये कॉर्पोरेट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होंगे या नहीं होंगे? बस मुझे फटाफट से आप ये बता दो जी, यस या नो. क्या ये कवर होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी, सोच के बोलना,
क्या स्टैट्यूटरी बॉडी और क्या गवर्नमेंट कंपनी में कोई फर्क होता है? मैं इसलिए कह रहा हूं ये केस स्टडी किस बेस पे बनी है? आपने कहा था नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो RONGC कंपनी है, RONGC है, IGL है, इंडियन पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, बहुत सारी दुनिया जहान की गवर्नमेंट कंपनी है। अब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या हम ये कहें कि वो गवर्नमेंट कंपनी है तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ऊपर IBC कोड एप्लीकेबल नहीं होगा? आंसर इज नो। मतलब गवर्नमेंट ये बात करे कि स्टैट्यूटरी बॉडी होना एक अलग चीज है, गवर्नमेंट कंपनी होना एक अलग चीज है। जब गवर्नमेंट कंपनी है तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट है, उस पर IBC कोड एप्लीकेबल हो सकता है, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है हाइड्रो पावर लिमिटेड। हाइड्रो पावर लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, एंटर्ड इनटू ए सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ पावर कॉर्पोरेशन, एक गवर्नमेंट कंपनी, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अच्छी बात है। XYZ डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो हाइड्रो पावर फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC, उसने सेक्शन 9 में केस फाइल कर दिया। ठीक है, अब XYZ पावर आर्ग्यू कर रहा है, क्या आर्ग्यू कर रहा है? कह रहा है सिंस इट इज ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी इट शुड आल्सो बी एक्सक्लूडेड लाइक NHI। बताओ क्या बेकार की बात कर रहा है भाई? कह रहा है गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है तो इसको भी तुम एक्सक्लूड करो लाइक NHI। इट्स इंसॉल्वेंसी वुड अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अब अगर क्वेश्चन, कैन XYZ पावर कॉर्पोरेशन, एक गवर्नमेंट कंपनी, बी ट्रीटेड ए कॉर्पोरेट पर्सन अंडर IBC? 100% यस, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में कंपनीज आती हैं और वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। ठीक, ये तो है। Is there any distinction between statutory body like NHI and a government company for IBC purpose? बिल्कुल डिफरेंस है जी। स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं होती, ना ही वो LLP की डेफिनेशन में कवर होती है, ना ही वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कैटेगरी में कवर होती है। बट कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो तो एक नॉर्मल कंपनी है, तो अगर वो नॉर्मल कंपनी है उस पर IBC कोड की एप्लीकेबिलिटी होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे जी आंसर क्या है, यस XYZ पावर कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट पर्सन। सेक्शन 37 इंक्लूड कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है, गवर्नमेंट कंपनी स्टिल अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट फॉल्स विद इन कॉर्पोरेट पर्सन। फिर डिस्टिंक्शन इज क्रूशियल, गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट इज कवर्ड अंडर IBC, बट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक NHI, LIC, RBI, याद है ये सेक्शन 2 में हमने डिस्कस किया था। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो, याद है सेक्शन 2 में हमने डिस्कस किया था। अब सेक्शन 2 में था NHI, LIC, RBI created directly by special statute not covered under IBC। फिर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी clarified that statutory body performing that is sovereign functions cannot be subjected to CRP। कंक्लूजन क्या है, CRP maintainable against government company but not against statutory और government authority like NHI। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो तुम केस स्टडी कर रहे हो इसका फायदा जीरो है जब तक तुम घर से खुद लिख के नहीं देखोगे। अभी हम गुजरात ट्रिप पे होके आए, कल रात को मैं 1 बजे वापस आया, तो कई बच्चे मेरे को अहमदाबाद और सूरत के अंदर मिले जो IBC की रिवीजन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ठीक है ना, तो उन्होंने कहा सर क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, सर थैंक यू सो मच, आपने टेक्स्ट की तरह रिवीजन करवा रहे हैं, आप इतने लेक्चर उसके लेंगे। मैं कहा उसका फायदा जीरो है, जीरो, 0/0। ये सारे लेक्चर जीरो फायदे हैं अगर आप घर से इन केस स्टडी को लिख के नहीं देख रहे। आपको बार सर, क्योंकि IBC में नंबर नहीं देता इंस्टीट्यूट, ये बात ध्यान रखना सर। IBC में 55-60 से ऊपर नंबर नहीं आते, बहुत रेयरली, वो भी जब तुम पूरा सही लिख के आओगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर पूरा भी हो और बढ़िया से हो तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना, बस ये बात ध्यान दो जी। बात समझ में आ रही है जी? चलो बहुत बढ़िया जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये केस पढ़ो, आओ जी एक बार केस पढ़ते हैं, चेक करो सारे बच्चे जी। केस क्या निकल के आ रहा है, मिस्टर रोहन है, हाँ जी, हेलो भाई साहब इधर, मिस्टर रोहन है, ए सोल प्रोप्राइटर ऑफ रोहन ट्रेडर दैट इज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है ना, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। टुक ए लोन ऑफ 50 करोड़ फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, टू सिक्योर द लोन अपेक्स इंफ्रा लिमिटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 गेव ए कॉर्पोरेट गारंटी। मतलब कंपनी ने एक इंडिविजुअल की गारंटी दी, मतलब रोहन ने 50 करोड़ का लोन लिया यूनियन बैंक से और इस लोन को सिक्योर करने के लिए कंपनी ने रोहन की गारंटी दी है। ठीक है, लेटर रोहन ट्रेडर डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट, द बैंक फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 of IBC अगेंस्ट अपेक्स इंफ्रा लिमिटेड द गारंटर कंपनी।
ठीक है, ट्रीटिंग इज एज द कॉर्पोरेट डेटर। अब आर्ग्यू क्या हो रहा है, अपेक्स इंफ्रा लिमिटेड दैट इज कॉर्पोरेट गारंटर, वी नेवर बोरो द लोन ओवर सेल्फ। हमने खुद लोन बोरो नहीं किया, हमने लोन बोरो नहीं किया। The principal borrower is an individual, that is proprietorship, not a company. Therefore, we cannot be treated as a corporate debtor under IBC. इसलिए हम corporate debtor वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो सकते। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिटर कह रहा है, सिंस अपेक्स इंफ्रा लिमिटेड गारंटीड द लोन, its liabilities co-extensive with that borrower. Even if the borrower is not corporate person, the corporate guarantor can still be processed against as corporate debtor under section 7. तो उसने बोला कि तुम्हारे अगेंस्ट जो इंप्लीकेशन होगा वो सेक्शन नंबर 7 में ही होगा। अब क्वेश्चन क्या है, कैन ए कॉर्पोरेट गारंटर बी ट्रीटेड एज अ कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन 3(8) इवन इफ प्रिंसिपल बोरोर इज नॉट ए कॉर्पोरेट पर्सन? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इन लक्ष्मीपत सुराना वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ दिस रूलिंग फॉर बैंक एंड कॉर्पोरेट गारंटर? बताओ जी, पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन है क्या वो डीआरटी में जाएगी या एनसीएलटी में जाएगी? याद है कल हमने केस, जब लास्ट क्लास था तो लास्ट क्लास के अंदर हमने केस स्टडी की थी। केस स्टडी के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल की गारंटी दे, यस इट इज ट्रीटेड एज कॉर्पोरेट डेटर अंडर 2E, नालायक, आस्था, नालायक, वहां पर्सनल गारंटर की बात हो रही है। 2E में पर्सनल गारंटर है नालायक, कॉर्पोरेट गारंटर तो कवर ही नहीं हुआ अभी तक, वो पर्सनल गारंटर है। जो लास्ट क्लास के अंदर हमने केस लो किया था वहां पर मैंने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की गारंटी दे या अगर कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल की गारंटी दे तो कंपनी हमेशा कॉर्पोरेट डेटर ही मानी जाएगी, उसका केस हमेशा एनसीएलटी के पास चलेगा। बट मैंने कहा था कि अगर इंडिविजुअल की गारंटी दे रहे हैं तो फिर पार्ट नंबर 3 लगेगा, बट एक इंडिविजुअल कंपनी की गारंटी दे रहे हैं फिर पार्ट नंबर 2 लगेगा। बट अगर एक कंपनी गारंटी दे रही है किसी की भी तो गवर्नमेंट ने कहा था हमेशा पार्ट नंबर 2 लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो हम आगे जाके डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गारंटर की, तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर साफ साफ लिखा कि अगर एक कंपनी गारंटी दे रही है तो उस कंपनी के अगेंस्ट केस जो है वो एनसीएलटी में ही चलेगा, वो डीआरटी के पास नहीं जाएगा, चाहे उसका प्रिंसिपल बोरोर जो वो इंडिविजुअली क्यों ना हो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो यहां पे एक बार चेक करो क्या कह रहे हैं जी। देखो, corporate guarantor is equal to corporate debtor. Section 3(8) define corporate debtor as a corporate person who owe the debt any person. When a corporate person, company or LLP, give a guarantee, its liability become co-extensive under Section 128 of Indian Contract Act. Therefore, even though the principal borrower is not a corporate person, Apex Infra Limited is still liable as a corporate debtor. उसको corporate debtor ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, held that a corporate guarantor can be proceed against under IBC as corporate debtor even if the principal borrower is an individual or non-corporate entity. The code not required that both principal borrower and guarantor must be corporate person. obvious सी बात है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है? बैंक कैन इनिशिएट सीआरपी डायरेक्टली, ठीक है, अगेंस्ट कॉर्पोरेट गारंटर, और कहां पे जाएगा? एनसीएलटी के पास जाएगा। Corporate guarantor face huge exposure since their liability is equal to borrower liability. The expand IBC reach to corporate guarantor of non-corporate borrower. मतलब अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट बोरोर है, उसका कोई कॉर्पोरेट पर्सन जो है अगर वो गारंटर है, उसको एनसीएलटी के पास से लेके जाया जाएगा। तो कंक्लूजन का निकल क्या रहा है? ए कॉर्पोरेट गारंटर स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, द मूवमेंट डिफॉल्ट अकर irrespective of whether the principal borrower is corporate or not. This strengthen creditor right under IBC but increase risk of company giving guarantee. जो कंपनी गारंटी देती हैं उनके ऊपर रिस्क अराइज होगा क्योंकि उनकी जो इंसॉल्वेंसी का केस है वो आईबीसी का एनसीएलटी के पास जाएगा, बस ये पर ध्यान दो, डीआरटी के पास नहीं जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन, लोग करें जी। भाई साहब मजा आता है केस स्टडी करके। अब आना अगले पर आओ जी। अब ये अगर तुम मेरे को आंसर दे दोगे ना, मैं मान जाऊंगा तुमने भाई साहब सही तरीके से सेक्शन 3 की डेफिनेशन पढ़ी है। आओ जी, ध्यान से पढ़ना क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है होरिजन फाइनेंस लिमिटेड गेव ए लोन 10 करोड़, ठीक है जी, टू स्टेलर एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है जी, एक कंपनी। when Stellar defaulted, जब उसने डिफॉल्ट किया, होरिजोन
ऑब्टेन ए सिविल कोर्ट डिक्री, हॉरिजॉन को एक सिविल कोर्ट की डिक्री ऑर्डर हुई रीपेमेंट ऑफ द लोन, कि आप इसको लोन रीपे करो। देन फिर स्टेलर डिड नॉट पे, उसने पे नहीं किया। हॉरिजॉन देन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्राइटर की तरह ऑफ आईबीसी अगेंस्ट टेलर क्लेमिंग दैट ए डिक्री होल्डर इट इज ए क्रेडिटर। उसने बोला डिक्री होल्डर भी एक क्रेडिटर होता है, इसलिए मैं सेक्शन 7 में एप्लीकेशन डाल रहा हूं अंडर 310 हैंस एलिजिबल टू इनिशिएट सीआरपी। आर्ग्यू हॉरिजॉन जो डिक्री होल्डर है, सिंस सेक्शन 310 इंक्लूड डिक्री होल्डर इन द डेफिनेशन ऑफ क्रेडिटर वी क्वालिफाई एज क्रेडिटर हैंस सेक्शन 7 पेटिशन इज वैलिड। कोई आर्ग्यू कर रहा है, फिर वो कह रहा है सर डीआरटी के पास कब जाएगा, जब वो इंडिविजुअल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वो इंडिविजुअल गारंटर होगा किसी इंडिविजुअल का, तब डीआरटी के पास जाएगा जी। तो भाई डीआरटी के पास सिर्फ इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप वाले केस जाते हैं। अगर किसी कॉर्पोरेट ने गारंटी ली है तो ऑलवेज एनसीएलटी के पास जाएगा। अब आगे कह रहा है स्टेलर जो कॉर्पोरेट डेटर है, डिक्री होल्डर इज नॉट सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर इन सेक्शन 57, देयरफॉर ए डिक्री होल्डर alone cannot be basis of section 7 of CRP। अब बताओ जी क्वेश्चन क्या है, कैन हॉरिजॉन रिलाई solely on decree to file under section 7 of IBC? क्या इसके बेस पे, सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे क्या वो सेक्शन 7 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ क्रेडिटर अंडर 310 वर्सेस फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 5? फिर हाउ डिड द एनसीएलटी रूल इन दिगंबर, ठीक है जी, बॉन्डवे दैट इज जेएम फाइनेंशियल एआरसी, इस केस में क्या डिसाइड हुआ था? अब मुझे बता दो जी। ये तो कल हमने किया भी था, लास्ट क्लास थी, ये हमने किया भी था। मेरे को फटाफट से बोल दो, क्या सिर्फ डिक्री के बेस पे ये बंदा एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सीआरपी के? फटाफट से बताओ जी। पहले मुझे ये बताओ, सीआरपी के पास एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? सीआरपी के पास एप्लीकेशन मेनली दो ही क्रेडिटर फाइल कर सकते हैं, एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। नो डाउट डिक्री होल्डर हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, ये सब के सब क्रेडिटर वाली डेफिनेशन में आते हैं। बट पार्ट नंबर 2 सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है। पार्ट नंबर 2 की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 5 में है, और सेक्शन 6 कहता है हु कैन इनिशिएट सीआरपी, एफसी, ओसी और कॉर्पोरेट डेटर। अब एफसी और ओसी की डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा डिक्री होल्डर। नो डाउट वो क्रेडिटर हैं, बट फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं है। हाँ, अगर उनकी नेचर एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अगर उनकी नेचर ऐसे ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ये बात लिखा हुआ है कि इसको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह ही मानेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर कहीं जाके वो एप्लीकेशन डाल सकता है। बट ओनली एंड ओनली डिक्री होल्डर क्रेडिटर सेक्शन 7 में एप्लीकेशन डालने के लायबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो देखो उसने क्या बोला जी, आंसर में ये बात कहना चाह रहा है, नो डिग्री अलोन इज नॉट इनफ, ये सिर्फ इनफ नहीं है डिग्री। सेक्शन 310 दैट इज जनरल डेफिनेशन इंक्लूड डिग्री होल्डर, ये तो क्लियर है कि डिग्री होल्डर क्रेडिटर में आता है, ये बात तो कंफर्म है। बट सेक्शन 7 सीआरपी का अप्लाई ओनली टू फाइनेंशियल क्रेडिटर एज डिफाइंड इन सेक्शन 5-7। अगर आप 5-7 में कवर हो जाओगे, मतलब ये डिग्री होल्डर क्रेडिटर है। अब यहां से 5-7 में गया, अगर ये 5-7 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो यही डिक्री होल्डर फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा, और अगर ये वहां जाके फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा फिर इसके पास राइट आ जाएगा, नहीं तो उसके पास राइट नहीं है। ठीक है, आगे देखो, डिक्री होल्डर इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट डेफिनेशन। अब डिफरेंस, तो सेक्शन 310 जो है वो गवर्नमेंट करी एक ब्रॉड है, एक ब्रॉड एज, ठीक है ना। जनरल डेफिनेशन ऑफ क्रेडिटर इंक्लूड डिक्री होल्डर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सेक्शन 5-7 नैरो डेफिनेशन, ये छोटी डेफिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डेट। एनसीएलटी दिगंबर केस में क्या होता, डिक्री होल्डर कैन नॉट रिलाई मेयरली ऑन डिक्री टू फाइल सीआरपी, डिक्री मस्ट बी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करनी एज ए फाइनेंशियल डेट, अदरवाइज डिक्री होल्डर कैन नॉट ट्रिगर सेक्शन नंबर 7। कंक्लूजन, हॉरिजॉन सेक्शन 7 एप्लीकेबल इज नॉट मेंटेनेबल सोली ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री। आई होप आपको बात समझ में आती है। हाँ नहीं भाई साहब, ओए डन, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आ रहा है। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर, पढ़ना जी, पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर बताओ अगले का जी, क्या कह रहा है अगले में।
हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आस्था कह रही है यस सर। यस सर, किस चीज का यस सर? मतलब क्या डिग्री होल्डर ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई हैं? क्या डिग्री होल्डर ऑपरेशनल क्राइटेरिया के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हैं? ऑपरेशनल क्राइटेरिया की तरह क्वालिफाई नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा था, ऑटोमेटिकली क्लासिफाई नहीं है ना, वो तो क्लासिफाई करना पड़ेगा हमें कि वो किस कैटेगरी में जा सकते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राजीव सप्लाई मशीनरी वर्थ 5 करोड़ टू जेनिथ टेक्सटाइल लिमिटेड एक कंपनी। व्हेन जेनिथ फेल टू पे, राजीव ऑब्टेन ए कमर्शियल कोर्ट डिग्री, उसको कमर्शियल कोर्ट की डिग्री मिल गई फॉर द सेम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन सिविल कोर्ट, उसने सिविल कोर्ट की बजाय राजीव ने क्या किया, डायरेक्टली अप्रोच एनसीएलटी अंडर सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर अटैचिंग द डिग्री एज प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट। ओके, आर्ग्यू कर रहा है डिग्री होल्डर, सिंस डिग्री इज इक्वल टू राइट टू पेमेंट इट ऑटोमेटिकली मेक मी ऑपरेशनल क्रेडिटर, माय डिग्री इज एविडेंस ऑफ ऑपरेशनल डेट। कोऑपरेटिव डेटर कह रहा है ए डिग्री होल्डर कैन नॉट यूज आईबीसी मेयरली फॉर एग्जीक्यूशन, सेक्शन 9 ओनली अलाउ ऑपरेशनल क्रेडिटर, नॉट डिग्री होल्डर एज ए सेपरेट क्लास। ओके, क्वेश्चन क्या है, डस ए डिग्री होल्डर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई एज ऑपरेशनल क्रेडिटर? आंसर इज नो, ऑटोमेटिकली तो नहीं होता। वो ऐसे मतलब ये जो क्रेडिटर हैं वो रिप्रेजेंट करें अपने आप को ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरह, फिर होगा उनका डेट ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर होना चाहिए, फिर होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कैन सीआरपी बी यूज टू ले एनफोर्स डिग्री? आंसर इज नो। हाउ डिड द एनसीएलटी, फिर सुशील का केस यहां पे था तो एनसीएलटी ने वही सेम बात बोली होगी। देखो जी, पहली बात तो नो डिग्री होल्डर नॉट ऑटोमेटिकल क्रेडिटर, नो आईबीसी इज नॉट एन एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म, और फिर एनसीएलटी ने बोला हेल्ड दैट डिग्री होल्डर कैन नॉट बी कम विद इन क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, एंड यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर भी आएगा, एंड कैन नॉट फाइल सीआरपी अगेंस्ट सामने वाला डेटर। तो कंक्लूजन है कि एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है इफ बेस ओनली ऑन डिग्री, अगर सिर्फ या सिर्फ डिग्री के ऊपर बेस है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? हाँ जी भाई साहब, हेलो, ओए आन लग रही नहीं आन लग रही बात, तो बोल दो, कोई दिक्कत तो ना है, चलना आगे, चल भाई। हेलो, इल्लो भाई साहब, पढ़ लो केस स्टडी भाई, क्वेश्चन भी देख लियो भाई, क्वेश्चन के है 3 क्वेश्चन है, पहले एक बार पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आज। हाँ जी, पढ़ो के कहने लग रहा है, कह रहा है ओरियन स्टील हैज बोरो 50 करोड़ फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, रीपेबल इन 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 5 करोड़ ईच, कंपनी पेड फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बट डिफॉल्ट ऑन द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 करोड़, तीसरे इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में। आईसीआईसी बैंक फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी टू इनिशिएट सीआरपी ओरियन स्टील लिमिटेड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, Orient Steel Limited, since majority of installment 10 crore were paid and only one installment is pending, that cannot be considered as default for triggering insolvency. ICICI Bank कह रहे even non payment of single installment amount to default under section 312. Question, does non payment of one installment amount of default under 312, क्या एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करना भी क्या 312 में डिफॉल्ट में आएगा? फिर What guidance was given by the Supreme Court in Innovative Industry versus ICICI Bank? बताओ, क्या डिफॉल्ट में आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा। याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था डिफॉल्ट के अंदर आपकी सिंगल पेमेंट हो, होली पेमेंट हो, पार्ट पेमेंट हो, सारी इंस्टॉलमेंट हो, थोड़ा सा पार्ट हो, ये मैटर ही नहीं करता, डिफॉल्ट में सारी की सारी कैटेगरी यहां पे कवर हो जाती है, चाहे आपकी पार्शियल पेमेंट ही क्यों ना हो। देखो यहां पे क्या लिखा है,
देखो जी, यस इवन वन इंस्टॉलमेंट अनपेड इज इक्वल टू डिफॉल्ट। सेक्शन 312 डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ होल और एनी पार्ट और एन इंस्टॉलमेंट ऑफ डेट वंस ड्यू एंड पेबल। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है क्लैरिफाई दैट इवन पार्शियल नॉन पेमेंट और डिफॉल्ट इज इंस्टॉलमेंट क्वालिफाई एज डिफॉल्ट। एनसीएलटी ने एडमिट किया वंस डिफॉल्ट इज ट्रिगर, एक बार डिफॉल्ट अगर हो गया, इवन फॉर ए स्मॉल पार्ट ऑफ डेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कैन बी ट्रिगर। तो कंक्लूजन है कि भैया एप्लीकेशन जो फाइल किया वो बिल्कुल सही एप्लीकेशन है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लॉक कर दूं? चलो अब देखना, अब तुम अगले में गलती करोगे, अब तुम 100% इसमें गलती करोगे। ये लो, ये केस तुम्हारे सामने है, अब देखता हूं तुम क्या करते हो। इस केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, इस केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना। हाँ जी बोलिए जनाब। क्या हो गया? सर इट इज ए, यस इट इज ए कॉन्टिन्यूइंग रोंग। अच्छा अच्छा, यस इट इज ए कॉन्टिन्यू रोंग। क्या एक कॉन्टिन्यू रोंग है? पहले तो कॉन्टिन्यू रोंग होता क्या है, थोड़ा सा पहले ये बताओ। ये तुमने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, ये बता दो कॉन्टिन्यू रोंग होता क्या है। भाई तुम बोल रहे हो इट इज ए कॉन्टिन्यूइंग रोंग, मैं जानना चाह रहा हूं तुम्हें पता भी है कॉन्टिन्यू रोंग होता क्या है? क्या पता है बताओ, बताओ जी, थोड़ा कॉन्टिन्यू रोंग के बारे में बताओ जी। जो बच्चे यस यस बोल रहे हैं, डिफॉल्ट है बट एप्लीकेशन इज टू लेट। ओके, डिफॉल्ट है बट एप्लीकेशन इज टू लेट। ओके, मोर देन 3 ईयर, कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे मेरे को ये बताओ कॉन्टिन्यू रोंग क्या होता है नालायकों? मतलब डिफॉल्ट पहले हुआ और एप्लीकेशन बाद में। वाह भाई वाह, वाह वाह, नालायक बेटे। कॉन्टिन्यू रोंग का मतलब ये होता है कि अगर एक डिफॉल्ट हुआ उसके बाद फिर वही डिफॉल्ट दोबारा हुआ, फिर वही डिफॉल्ट दोबारा कंटिन्यू हुआ, जब एक ही डिफॉल्ट बार बार हो रहा है उसको कंटिन्यू रोंग कहते हैं। जब एक डिफॉल्ट हो गया, एप्लीकेशन चाहे 10 साल के बाद फाइल की है, वो कंप्लीटेड एक्ट है, वो कंटिन्यू, वो बार बार डिफॉल्ट थोड़ा कर रहा है। क्या वो बार बार डिफॉल्ट कर रहा है? नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या वो बार बार डिफॉल्ट कर रहा है? नालायक। इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो एक बार ध्यान से, फटाफट से आओ जी। वो कह रहा है यहां पे एक बार चेक करो जी, एक बार यहां पे चेक करो। कह रहा है सनराइज डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड डिफॉल्टेड ऑन ए लोन, मान लो 20 करोड़ ऑन 15 मार्च 2015। आपने एक डिफॉल्ट किया था 15 मार्च 2015 को। द क्रेडिटर डिड नॉट टेक एनी एक्शन इमीडिएटली, उसने एकदम इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया। इन 2021 द क्रेडिटर फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी। अब सनराइज डेवलपर आर्ग्यू दैट एप्लीकेशन इज बार, एप्लीकेशन बार हो गई है क्योंकि लिमिटेशन 3 साल से ऊपर हो चुकी है एज पर लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, द क्रेडिटर आर्ग्यू दैट सिंस डिफॉल्ट इज इक्वल टू नॉन पेमेंट ऑफ डेट, इट इज अ कंटिन्यूइंग रोंग, सो लिमिटेशन शुड नॉट अप्लाई। वो कह रहे लिमिटेशन यहां पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए।
अब क्वेश्चन क्या है, इज डिफॉल्ट इज ए कंटिन्यूइंग रॉन्ग फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन, आंसर इज नो। ये कंटिन्यू, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग तो नहीं है, ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग तो नहीं है, ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग तो नहीं है। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट इन बीके एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, उसने भी सेम बात बोली कि भैया कंटिन्यूइंग रॉन्ग तो नहीं है, और यहां पे आपकी जो 3 साल की टाइम लिमिट होती है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर ये एक्नॉलेजमेंट है कि ये केस जो है वो जेन्युइन केस है। 3 साल की टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंडेबल पॉसिबल है। आगे, कैन द क्रेडिटर 2021 एप्लीकेशन भी एडमिटेड, यस, एप्लीकेशन वो 2021 में फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रीजन जेन्युइन होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करो क्या लिखे, डिफॉल्ट अकर वंस, एक बार अगर डिफॉल्ट हो गया, डेट बिकम ड्यू एंड पेबल एंड इट इज नॉट पेड, फिर पे नहीं किया, इट इज ए कंप्लीटेड एक्ट नॉट ए कॉन्टिन्यूस एक्ट। ये बार बार कॉन्टिन्यूस एक्ट नहीं हो रहा, ये कंप्लीटेड एक्ट है, एक बार डिफॉल्ट हो गया काम खत्म। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ आईबीसी एप्लीकेशन इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, एक्सटेंडेबल, एक्सटेंडेबल है इफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट अंडर सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक्टिव, अगर आपने लोन की एक्नॉलेजमेंट कर दी थी। डिफॉल्ट इज नॉट ए कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस रॉन्ग नहीं है। फिर सिंस डिफॉल्ट हैपन इन 15 एन एप्लीकेशन फाइल 21 विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट इट इज टाइम बार, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है फिर वो टाइम बार हो चुकी है, क्योंकि लिमिट जो होता है वो 3 साल का होता है। और अगर एक्नॉलेजमेंट है, चाहे वो 3 साल से ऊपर हो चुका है, फिर भी एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है, तो एनसीएलटी विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन एज बार्ड बाय द लिमिटेशन। अगेन 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 इस बात पे वो रिजेक्ट कर सकता है अगर कोई एक्नॉलेजमेंट यहां पे नहीं है। अगर एक्नॉलेजमेंट होती फिर 3 साल से ऊपर भी टाइम लिमिट हो सकती थी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ने कहा यहां तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाओगे, ठीक है, उसके बाहर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, यहां पर आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाओगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था, तो ये केस स्टडी के बेस पे ही क्वेश्चन बना हुआ है, आपके एग्जाम के अंदर इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। डन, लॉक कर दूं? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे अगली केस स्टडी देखो ध्यान से, क्या है जी, चेक करो क्या है। कह रहा है पार्ट ए, एक प्रोप्राइटरशिप, ध्यान रखना, प्रोप्राइटरशिप बहुत ध्यान से पढ़ना जी। प्रोप्राइटरशिप, सनराइज ट्रेडर ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न सप्लाइड रॉ मटेरियल वर्थ ₹1.5 करोड़ टू ओरियन ऑटो लिमिटेड टू पे, ठीक है, फेल्ड टू पे, उसने पैसा पे करने में फेल कर दिया। सनराइज ट्रेडर फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। ओरियन आर्ग्यू दैट एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज सनराइज ट्रेडर इज नॉट ए पर्सन, ये पर्सन वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं होता, अंडर सेक्शन 323 ऑफ द कोड। फिर पार्ट नंबर बी, ट्रेड यूनियन सेपरेटली द वर्कर ऑफ ओरियन ऑटो लिमिटेड फॉर्म ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, they filed joint application under section 9 of IBC claiming unpaid wages. Orion objected, argued that trade union cannot be act as a operational creditor. अब क्वेश्चन क्या है, can a sole proprietorship file an application under section 9 of IBC? क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? Can a registered person, मतलब can a registered trade union file an application under section 9 on behalf of its member? What principle were laid down in RG Steel versus Berry Auto श्री शक्ति डाइंग वर्क एंड जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा? बताओ जी, ये बता दो बस, इसका आंसर क्या निकल के आएगा जी। ये ऑलमोस्ट हमारी लास्ट केस स्टडी है और आप मुझे इसका आंसर देंगे और फिर ये केस स्टडी मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा जो आपका ग्रुप बना हुआ है। पहले मेरे को ये बताओ, क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 9 के अंदर फाइल कर सकता है? पहले तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप, ये नहीं करवाए हैं आप, चलो जी काम ही खत्म। ए सर जी ये रहा मेरा पेन, ए सरेंडर। तो बेटे पर्सन की डेफिनेशन तो मैंने कहा था इनकम टैक्स वाली, हो थोड़ी सी पढ़ लो। सर जी ये नहीं करवाए, हमने थोप दिया एक्सक्यूज, अब तुम जानो और गाबा सा तुम्हारा नाम जाने, हमें ना पता, जो तुम कराओगे हम तो वही करें भाई, हम ना कुछ ऊपर नीचे करते भाई, हमारे पास टाइम बनाया, बहुत सारे काम हमारे ऊपर आ जाते हैं जी। हाँ जी फटाफट से बताओ, क्या ये पर्सन वाली कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा जी? सोल प्रोप्राइटर
क्या पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगा? आंसर इज नो, ये तो कवर नहीं होगा। ट्रेड यूनियन जरूर कवर हो जाएगी। ट्रेड यूनियन जो है वो पर्सन वाली डेफिनेशन में यहां पे कवर हो जाती है, बट अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूंगा वो पर्सन में नहीं है, पर्सन में इंडिविजुअल कवर होता है। मैं आपको अगर बात करूंगा पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल जरूर कवर हो जाता है, बस ये बात ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करो, सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन के बराबर नहीं है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट एटसेट्रा। प्रोप्राइटरशिप ना 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 ना, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इट कैन नॉट बी स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। एक्चुअल में उसको तो उसके प्रोप्राइटर के नाम से स्यू करना पड़ेगा ना भाई। प्रोप्राइटर जो है वो इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटर ये कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। आज मेरी वीजी स्टडी हब जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसकी कोई अलग आइडेंटिटी थोड़ा, कोई कंपनी थोड़ा है, वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ा है। ये थोड़ा कि कंपनी और कंपनी का डायरेक्टर अलग अलग है, दोनों कंपनी और कंपनी के मेंबर अलग अलग नहीं। अगर वीजी स्टडी हब का सोल प्रोप्राइटर मैं हूं तो मैं पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हूं। वीजी स्टडी हब प्रोप्राइटर जो है वो पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो एनसीएलटी ने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट बी डायरेक्टली फाइल अंडर सेक्शन 9, ओनली द प्रोप्राइटर, सिर्फ प्रोप्राइटर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी कैन फाइल एप्लीकेशन, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद एक और ट्रेड यूनियन जो है, अब जेके जूट मिल मजदूर में क्या उसने बोला, ट्रेड यूनियन आर स्टैट्यूटरी एंटिटी, ठीक है, दे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, वो पर्सन में कवर होती हैं। ट्रेड यूनियन कैन फाइल जॉइंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर फॉर अनपेड वेजेस, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कई जजमेंट आपको दिखाऊंगा, कई जजमेंट में लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन पर्सन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज ओवर रूल जितनी भी आपकी छोटी मोटी जजमेंट है। एक दो एनसीएलटी की जजमेंट है जहां लिखा है ट्रेड यूनियन को हम पर्सन नहीं मानेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मानेंगे, बस ये पर ध्यान दो। हाँ तो कंफ्यूजिंग है पार्ट 1, तभी तो केस स्टडी है। अब सारा कुछ सिंपल नहीं होगा ना, सिंपल टिप्स, सिंपल टिप्स मेरे बच्चे, सारा कुछ सिंपल कैसे हो सकता है? नाम कितना तुम्हारे, कुछ तो कंफ्यूजिंग देंगे वो। अगले पॉइंट पर आओ। अब वो अगला केस स्टडी क्या कह रहा है फिर? वो कह रहा है सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज नॉट ए पर्सन, वो पर्सन नहीं है, और प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट स्यू और टू बी स्यूड अनलेस रिप्रेजेंटेड बाय प्रोप्राइटर, और ट्रेड यूनियन जो है वो पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होती है, बस ये पता। अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये निकल के आ रहा है प्रोप्राइटरशिप अलोन कैन नॉट इनिशिएट सीआरपी, ओनली प्रोप्राइटर इंडिविजुअली कैन, मतलब मैं कर सकता हूं, प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की कोई अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्योंकि वो पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है। सर लास्ट 2 केस स्टडी, ओए दिमाग के ऊपर से जा रही है, वो जा रही केस स्टडी, क्या दिमाग के ऊपर से गई? रमेश कुमार हैं, ऐसा क्या लास्ट 2 केस स्टडी में मेरे बच्चे? क्या लास्ट 2 केस बताओ, इसके अंदर क्या है? अब वो थोड़ा सा नए नए वर्ड आ गए ना, वो एकदम अब दिमाग कंफ्यूज हो गए। कॉन्टिन्यूइंग रोंग क्या होता है? ये बेटे जीआईजीएल के अंदर तुमने पढ़ा होगा, लिमिटेशन एक्ट थोड़ा बहुत अगर तुम्हें याद आ रहा हो। ये तो प्रोफेशनल की बात भी नहीं है, एग्जी की बातें भूल जाते हो। कॉन्टिन्यू रोंग का मतलब होता है जो चीज लगातार हो रही है। अब जो चीज एक बार होके खत्म हो गई उसको कॉन्टिन्यू रोंग क्यों बोलोगे? ठीक है ना। और 3 साल से ऊपर, ये मैं नहीं, ये आईबीसी का मुद्दा नहीं है, ठीक है ना, ये आईबीसी का मुद्दा नहीं है। ये तुमने लिमिटेशन एक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि 3 साल से ऊपर भी टाइम लिमिट हो सकती है अगर एक्नॉलेजमेंट दे दी जाए, तो वही सेम बात यहां पे लिखी हुई है जी। सर डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप, वाह अबे नालायक। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में डिफरेंस क्या होते हैं बताओ? पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी है, पार्टनर्स एक अलग एंटिटी है, ये तो पता है ना। बट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटर ये दोनों दो जिस्म मगर एक जान है, ये एक ही है, ठीक है ना, ये एक ही है। हाँ बिल्कुल से पता है। वीजी स्टडी हब नहीं कर सकती, विवेक गाबा एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है। वीजी स्टडी हब इज सोल प्रोप्राइटर शिप, मतलब उसका सोल, वीजी स्टडी हब क्या है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसका सोल प्रोप्राइटर कौन है? मैं हूं। तो वीजी स्टडी हब की कोई मेरे से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, क्या वीजी स्टडी हब को इनकम टैक्स में कोई 2.5 लाख की अलग से लिमिट मिलती है क्या? नहीं भैया, मेरी तो लिमिट है, वो मेरी ही टर्नओवर है। बट अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा, पार्टनरशिप फर्म के रेट अलग है, पार्टनर्स के रेट अलग है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल प्रोप्राइटर ये दोनों एक ही हैं।
तो गवर्नमेंट ने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पर्सन नहीं है, सोल प्रोप्राइटर जो है वो पर्सन है, तो वो एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है, बस ये पर ध्यान दो। क्या लोग करें इसको जी? तो वीजी स्टडी हब कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 बट विवेक गाबा कैन फाइल अंडर सेक्शन 9, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का लोग कर दें इसको जी। चलो अब सुनो ध्यान से जी, तो अब जाके ये हमारी सारी के सारी केस स्टडी खत्म हो जाती हैं। आई होप आपको मजा आ गया होगा, मतलब मुझे तो मजा आ गया, मुझे नहीं पता आपका मजा आया नहीं आया, पर मैं दोबारा कह रहा हूं ये केस स्टडी सारे संभाल के रखना और एक केस स्टडी तरीके से करना, इसी में से पेपर बनेगा, मैं बता रहा हूं जी, ठीक है ना। अब जाके हमारी सेक्शन 3 तक की सारी केस स्टडी यहां पे खत्म हो चुकी हैं। अब जो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में वो सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, और कल अपनी सीट की बेल्टें बांध के आना जी, ठीक है ना। कल अपनी सीट की बेल्टें बांध के आना, क्योंकि कल से हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहां पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें भर भर के हम केस स्टडी, बहुत सारी केस स्टडी करेंगे सेक्शन 4 से लेके 77 कैपिटल ए तक जी, ठीक है। और टाइमिंग हमारा सुबह ही रहेगा जी, अभी टाइमिंग हमारा भी सुबह रहेगा, क्योंकि शाम को ड्राफ्टिंग की भी क्लास होनी है, डीडी की भी क्लास होनी है, अंकुश सर भी कुछ अनाउंसमेंट अभी 1-2 दिन के अंदर करने वाले हैं, तो टाइमिंग हमारा सुबह रहेगा। और बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा आप लाइव आ जाएं, फिर मैं जब रिकॉर्डिंग डालूंगा फिर आप रिकॉर्डिंग ना डालो, ठीक है जी। तो सारे बच्चे कोशिश करें लाइव आने की। ओके जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी। जजमेंट का नाम याद नहीं करना लोग, जजमेंट का नाम याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं आपको, बस उस जजमेंट में हुआ क्या था ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत सारी जजमेंट है, कुछ गिनी चुनी जजमेंट के आपको मैं लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो है वो एक लिस्ट दे दूंगा, बस वही एक बार देख लेना, वो अगर याद हो जाए तो गलत मत लिख के आना बस, ठीक है ना लिख के आओगे आधा नंबर कटेगा, गलत लिख के आओगे पूरे 5 नंबर कटेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।